आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो लोग ने किस तरह से हमारे पूरे दक्षिण भारत पे कब्जा किया था, मैसूर का इलाका वगैरह, हैदर अली, ये हम मैसूर का युद्ध पहला, चौथा, तीसरा, ये सब कैसे हुआ था हम लोग ने वो सब देखा था। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अंग्रेज़ों की दूसरी करतूत, मतलब किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो बंगाल वाला एरिया है वो कब्जा किया था। साथ में बंगाल का एरिया तो कब्जा किया ही किया वो लोगों ने, साथ में बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये पूरा एरिया वो लोग कब्जा कर रहे थे, और जो अवध वाला एरिया था वो लोग भी ये लोगों ने कब्जा किया था। और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे पलासी और बक्सर का युद्ध क्या था। ठीक है, इसे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो पहले आप लोग नोटबुक और अपना पेन वेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये नवाब वगैरह क्या होते हैं, ये सब लोग पहले समझते हैं। देखिए, समझिए हमारा क्या है बंगाल, ये क्या है पूरा हमारा बंगाल। देखिए, ये जो पूरा हमारा जो भारत था वो पूरा इलाका किसके अंदर में आता था? बादशाह के अंदर में। जैसे कि औरंगजेब हुआ, अकबर हुए, सब क्या थे? बादशाह थे। तो ये पूरा भारत का इलाका किसके अंदर में आता था? औरंगजेब के अंदर में आता था, बादशाह के अंदर में आता था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था, ये जो पूरा बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बिहार, जितना भी एरिया है वो सारा एरिया बादशाह के अंदर में रहता था। अब ये बादशाह हर एक राज्य में थोड़ा ना घुस के देखेगा कि बंगाल को भी जाके देख ले, बंगाल का भी कितना पैसा कौड़ी कहाँ पे आ जा रहा है वो देख ले, अच्छा यूपी का देख ले कहाँ पे कितना काम धंधा, और नहीं ना होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री के, अब प्राइम मिनिस्टर हर एक राज्य में जाके थोड़े ना अपना प्रधानमंत्री वाला काम करते हैं, नहीं करते हैं। उसके लिए तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर रखा है, और चीफ मिनिस्टर भी अकेले पूरे राज्य का काम नहीं देखता है। चीफ मिनिस्टर भी अपने छोटे छोटे लेवल पर डीएम को रखता है। अब डीएम भी पूरे जिले का ख्याल नहीं रखता है, उसके लिए एसडीएम होता है। तो एक व्यक्ति पूरे एरिया को थोड़ा ना कंट्रोल कर पाएगा। उसी प्रकार से अब जो भारत का बादशाह है वो पूरे एरिया को थोड़ा ना कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए उसने हर एक एरिया में क्या रखा था? नवाब रखा था। ठीक है, हर एक एरिया में, हर एक राज्य में नवाब रखा था। नवाब जो होता था वो उस पूरे एरिया को कंट्रोल करता था। तो आज पूरा जो लड़ाई वड़ाई है ना पढ़ने वाले, वो सब नवाब के ऊपर ही हुआ था। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है, तो जो पूरा एरिया देखता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? नवाब बोलते हैं। उस टाइम पे क्या था ना, बंगाल जो था, जो बंगाल का नवाब था, बंगाल के साथ साथ उड़ीसा वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, ये पूरा एरिया भी नवाब कंट्रोल करता था। कौन कंट्रोल करता था? नवाब कंट्रोल करता था। बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, बिहार भी कौन कंट्रोल करता था? नवाब। नवाब इस उड़ीसा में आके नहीं कंट्रोल करता था, मतलब नवाब अपनी तरफ से कुछ आदमियों को रखता था, भैया हम तुम्हें रख रहे हैं, तुम उड़ीसा को देख लो। नवाब अपनी तरफ से बोलता था, भैया हम तुम्हें रख रहे हैं, तुम बिहार को देख लो। तो बंगाल का नवाब है वो बंगाल को भी कंट्रोल करता था, उड़ीसा को भी कंट्रोल करता था, बिहार को भी कंट्रोल करता था। समझ में आया? अब देखिए, औरंगजेब जब था ना, तो उस टाइम पे एक व्यक्ति था मुर्शीद खान। कौन था? मुर्शीद खान था दीवान। क्या था? दीवान मतलब क्या होता है? जो पैसे कौड़ी वाला डिपार्टमेंट, जो पैसा कहाँ कितना जाएगा, कितना आएगा, कितना पैसा क्या हो रहा है, उस पूरे डिपार्टमेंट को देखने का काम कौन करता था? दीवान करता था। जैसे कि हमारे भारत में अलग अलग लोग हैं ना, ये जो कपड़ा मंत्री है, रोड वाला मंत्री है, वित्त मंत्रालय है, हर एक चीज़ का अपना डिपार्टमेंट है। वैसे ही दीवान के अंदर में पैसा कहाँ पे कितना जा रहा है वो सब किसके अंडर में आता था? दीवान के अंदर में। तो औरंगजेब के टाइम पे दीवान कौन था? मुर्शीद खान था। ठीक है, अब देखिए 1717 में एक बादशाह था भारत का। अभी औरंगजेब का काम खत्म हुआ, औरंगजेब की मौत हो गई थी 1707 में। अब देखिए 1717 में एक बादशाह था, भारत का ही बादशाह था, उसका नाम था फर्रुखशियर। क्या नाम था? फर्रुखशियर नाम का एक बादशाह था। औरंगजेब की मौत हो चुकी है 1707 में, याद रखना इतना। बाद में कोई एक बादशाह बनता है भारत का, उसका नाम था फर्रुखशियर। अब फर्रुखशियर को एक बीमारी थी, फर्रुखशियर को एक बहुत खतरनाक बीमारी थी, जो कि भारत का कोई भी डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, उनके साथ में एक डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने फर्रुखशियर की बीमारी को सही कर दिया। मतलब जो फर्रुखशियर की बीमारी थी वो पूरी ठीक कर दी। अब फर्रुखशियर हो गए एकदम खुश हो गए, फूले नहीं समा रहे थे वो। अब देखिए, पहली बात क्या होती है, खुशी में कोई भी वादा नहीं करना चाहिए। तो फर्रुखशियर इतना पगला गए खुश होके कि उन्होंने कहा कि अब से जो बंगाल में आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, आप लोग बंगाल में बिजनेस करना चाहते हो, तो आप लोग बस एक काम करो, हमें 3000 रुपये जमा कर दो, और आप लोग इसके बाद बंगाल में जितना चाहे उतना पेट भर के बिजनेस करना, व्यापार करना। अब देखो, बंगाल में बिजनेस करने का मेन क्या है, वो लोग का मेन इरादा क्या है? क्योंकि बंगाल, देखो बंगाल एक तटीय इलाका है, उधर तट है, ठीक है, समुंदर है, तो सीधे लाएंगे अपना सब जहाज वहाज उतारेंगे सीधे बंगाल के पास में। अब मेन रीज़न क्या था? बंगाल में सूती कपड़ा होता था,
बंगाल में सूती कपड़ा था, बंगाल में ये जो नील देख तो नील होते नील की खेती। अरे जो कपड़ा सफ़ेद कपड़ा डालते हैं ना हम लोग, धुलते हैं पूरा सब कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पूरा नीला नीला हो जाता है। स्कूल वाले बच्चे का कपड़ा किसमें धुलाता है? नील में ना, पूरा कपड़ा नीला। तो नील की खेती होती थी, रेशम की खेती होती थी। तो बहुत सारे चावल वगैरह, बहुत सारे अनाज की खेती होती थी बंगाल में, जिसकी वजह से अंग्रेजों को लगा भैया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भैया बंगाल बहुत अच्छा एरिया है व्यापार करने के लिए। तो फर्रुखसियर ने सोने सुहागा कर दिया कि 3000 रुपये दो, टैक्स फ्री बिजनेस करो, आपको कर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जितना चाहे व्यापार कर सकते हो बंगाल में रह के। समझ रहे हो? इतना पगलेट इंसान, मतलब पहले पर जितना बूढ़ उतना दिमाग नहीं। और औरंगजेब के टाइम पे एक दीवान था मुर्शीद खान, आप लोग याद है ना, मुर्शीद कुली खान क्या था? औरंगजेब के टाइम पे दीवान था, पैसा कौड़ी देखता था। अब बाद में क्या हुआ? मुर्शीद कुली खान क्या बन गया? मुर्शीद कुली खान बन गया नवाब। क्या बन गया? नवाब बन गया बंगाल का क्या बन गया? नवाब। अब बंगाल का नवाब बनने के बाद इसने पहले बोला कि पहले ना मैं बंगाल की राजधानी बदलूंगा। क्या बदलूंगा? बंगाल की राजधानी पहले बदल दो, अच्छा नहीं लग रहा है बार बार। तो इसने बंगाल की राजधानी अपने नाम पे रख ली। देखो शौक इनका एक से एक शौक है। तो इसने बंगाल की राजधानी रखी मुर्शिदाबाद। इसने बंगाल की राजधानी रख दी मुर्शिदाबाद। इससे पहले बंगाल की राजधानी थी ढाका। क्या थी? ढाका। पहले बंगाल की राजधानी थी ढाका, ढाका के बाद रख दी गई मुर्शिदाबाद। समझ में आया आपको? तो इसने पहले क्या किया? अपने राजधानी को बदल दिया। राजधानी के बदलने का मतलब ये था कि मतलब ये चाहता था कि कुछ नई राजधानी हो, और बहुत सारे भी उस टाइम पे समस्या वगैरह थी जो कि इसे लग रहा था कि भैया राजधानी चेंज कर देते हैं। अब देखिए, इसने अपने टाइम पे थोड़ा कुछ किया, काम धंधा कुछ बंगाल में नहीं किया। इसकी जब मौत हो गई, अब मुर्शीद, इनकी मौत हो गई है, इनकी जब डेथ हुई, डेथ के बाद अब ये सोच रहे भैया हम किसको नवाब बनाएं, अपने बाद हम किसको नवाब बनाएं। तो इसने इसने नवाब बनाया अपने दामाद को। ठीक है, इसने नवाब किसको बना दिया? नवाब कौन बन गया? इसके मौत के बाद इसने किसको नवाब बनाया था? मतलब अपने मौत के बाद नहीं, मौत के पहले ही बोल दिया था भैया कि बेटी हम मरने वाले हैं, अपने पति को मतलब हमारे दामाद को क्या बना देना? बंगाल का नवाब बनवा देना। तो उसने पहले बोल दिया कि दामाद जी आप क्या बनेंगे हमारे बाद? बंगाल के नवाब बनेंगे। अब दामाद जी हो गए खुश। अब वो दामाद जी थे कौन? उस दामाद का नाम था अलीवर्दी खान। क्या नाम था? अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान। अब अलीवर्दी खान क्या बन गया? नवाब बन गया। इसके अंडर में एक आदमी काम करता था। इसके अंडर में क्या करता था? एक आदमी काम करता था। अब भैया उतना ज्ञान रहे तो काम धंधा करे ना। भले से नवाब बन गया तो क्या सब कुछ आता है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पीएम बन गया तो क्या सब कुछ आता है? नहीं ना। तो उसके भैया हमें कोई है जो बताए यहाँ चलो, एक कदम रखो, नहीं तिरछे मुड़ो, बाएं मुड़ो, वो सब बताने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो अलीवर्दी खान के अंडर में एक आदमी काम करता था जो कि पूरा काम धंधा करता था, बस ये नवाब बन के बैठा होता था। कौन? अलीवर्दी खान। अब देखो, अब अलीवर्दी खान का भी समय पास आ गया, अब ये भी बूढ़ हो चुके हैं, अब इनके भी मौत का समय करीब आ रहा है। अब आगे देखिए, लिखना तो पहले आप लोग लिखिए, फिर हम लोग मिटाते हैं ये। अब देखिए, अलीवर्दी खान का मौत का समय नज़दीक आ रहा है। अब अलीवर्दी खान इतने समय तक नवाब था ना कि अलीवर्दी खान को पूरा अंदाज़ा हो चुका था कि भैया अंग्रेज कितने चालबाज है, कितने चालबाज नहीं। क्योंकि पहले से वो फर्रुखसियर जो बुढ़ऊ थे, वो पहले से 3000 रुपये वो लोग को टैक्स 3000 रुपये मांगा था और टैक्स फ्री कर दिया था पूरा व्यापार। तो बंगाल में अंग्रेज लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले फ्री में बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। तो अलीवर्दी खान ने बहुत कुछ सीख लिया था अपने पूरे एक्सपीरियंस में। जब तक वो नवाब था तो वो अपना एक्सपीरियंस अपने आने वाले नवाब को देना चाहता था। अब अलीवर्दी खान की क्या होने वाली थी? डेथ। अब इसकी मौत होने वाली थी। अलीवर्दी खान के पास कोई बेटा नहीं था। क्या था? कोई बेटा नहीं था, शायद कोई इसके पास बेटा नहीं था। तो अलीवर्दी खान के पास 3 बेटी थी। कौन? 3 बेटी थी। ठीक है, अलीवर्दी खान के पास 3 बेटी थी। उसमें से इसकी एक बेटी का नाम था अमीना बेगम। क्या नाम था? अमीना बेगम थी। ठीक है, अमीना बेगम का बेटा था सिराजुद्दौला। कौन था? अमीना बेगम का बेटा था सिराजुद्दौला। तो अलीवर्दी खान को लगा भैया अब तो हम जाने वाले हैं, हमारा जाना तय है, तो हम किसको नवाब बनाएं। तो अलीवर्दी खान ने देखा अपनी तीनों बेटियों को, अपने तीनों बेटियों में से उसने सोचा हमारा सबसे समझदार इंसान कौन है। तो उसने देखा हमारी जो बेटी है ना अमीना का जो बेटा है, हमारा नाती सिराजुद्दौला ज़्यादा समझदार लगता है। सिराजुद्दौला थोड़ा सा समझदार टाइप था इंसान था, और सही समझदार था वो। तो अलीवर्दी खान को लगा हमारा सिराजुद्दौला, हमारा जो नाती वो बहुत ज़्यादा समझदार है। तो अलीवर्दी खान ने कहा हम सिराजुद्दौला को क्या बनाएंगे? नवाब बनाएंगे। हमारे मरने के बाद नवाब कौन बनेगा? सिराजुद्दौला। अब दोनों बिटिया को लग गया चटका। अब भैया
कोई 2-3 बेटी हैं तो आजकल नॉर्मल होता है ना कि माँ बाप की कोई संपत्ति किसी बेटी को मिल रही है, किसी बेटी को नहीं मिल रही है, एक बहुत जलती है ना, मार काट सब हो जाता है। तो ये दोनों बेटी जलती थी, ठीक है। और ये लोग चाहते थे कि हमारे बेटा का हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं। ये लोग बोलते ही बार बार अमीना बेगम से लड़ाई करती थी, काहे हो, तुमको पापा जी सब कुछ देंगे, तुमको पापा सब कुछ दे दिए, हमको नहीं चाहिए क्या, हमारे क्या लड़के बच्चे नहीं, हमको हिस्सा चाहिए, होता है ना, हमको भी हिस्सा चाहिए। तो ये सब लड़ाई होती रहती थी बाद में। तो अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को एक बात बोली थी मरने से पहले कि भैया ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जब भी तुम कोई कदम उठाओगे, जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोग व्यापार करते हैं ये लोग, जब भी उनके लिए तुम कोई घोषणा करने जाओगे, कोई भी काम करने जाओगे तो बहुत ही सचेत होकर करना। मतलब कोई भी काम ये लोग के खिलाफ बहुत सचेत होकर करना, ऐसा ना कि उड़ उड़ के बता दिया हम ये करने वाले वो करने वाले, नहीं, बहुत सचेत होकर तुम्हें काम करने की ज़रूरत है। तो सिराजुद्दौला, ठीक है नाना, समझ गए, अब आप जा सकते हैं, ठीक है, मतलब समझ गए अब जाइए, ठीक है। तो अली वर्दी खान के बाद कौन नवाब बना, सिराजुद्दौला नवाब बना, ठीक है। अब सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद ये जो इसकी मौसी थी, घसीटी बेगम नाम था इसकी एक मौसी का, घसीटी बेगम ने इसके जो एक मौसी थी घसीटी बेगम, वो इसके मतलब इसको चाहती थी कि सिराजुद्दौला ना बने, वो चाहती थी कि जो सिराजुद्दौला ये नवाब बनबे ना करे, ठीक है। ये दोनों बहन एक साइड थी और ये बेचारी अमीना बेगम एक साइड थी, भैया इसका बेटा नवाब बना है। ये दोनों बहुत साल तक सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचती थी कि भैया सिराजुद्दौला का नवाब पद से हटाओ, सिराजुद्दौला का नवाब पद से हटाओ, ये सब करके लोग का लड़ाई चलता रहता था। पर सिराजुद्दौला अपना काम करता था नवाब वाला, ठीक है। अब तो वो नवाब बन चुका है तो वो अपना काम कर रहा है। अब ये दोनों अभी तक जल रही हैं, दोनों मौसी, ठीक है। अब देखो आगे, देखो 1756 में ना ये जो अंग्रेज थे, सॉरी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ये जो फ्रांस वाले थे, ये लोग को ना बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपस में, दोनों की जमती नहीं थी, ठीक है, एकदम जैसे भाई बहन की तरह एकदम लड़ते थे ये लोग, जमती नहीं थी ये लोग की। तो ये लोग ना खूब लड़ाई करते थे और लड़ाई में ये लोग क्या करते थे, किलाबंदी करने लग जाते थे। क्या करते थे, किलाबंदी, मतलब किला के ऊपर आक्रमण करने लग जाते थे और पूरे किले की हड़प लेते थे कि किला हमारा है, ठीक है। तो ये जो था ना, ये दोनों किला हड़पते थे आपस में, किला उला हड़पते थे। तो जब ये ब्रिटिश आया ना, ब्रिटिश बंगाल में आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कहाँ पे थे, बंगाल में। अब बंगाल का एक किला था, उसका नाम था फोर्ट विलियम नाम का एक किला था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फोर्ट विलियम नाम के किले को उसको घेर लिया, मतलब अपने कब्जे में कर लिया, किलाबंदी कर लिया। तो जो उस टाइम पे बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला जो नवाब था, उसने पहले ही बोला था कि भैया किलाबंदी मत करो, झगड़ा करो घर के बाहर, बंगाल के बाहर झगड़ा करो, यहाँ पे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पर ब्रिटिशर्स लोग इतने थेथर, इतने बेवकूफ़, ये लोग सुनते नहीं थे। सिराजुद्दौला ने बोला कि हमारे यहाँ पे किलाबंदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रांस वाले से बोला कि भैया किलाबंदी मत करो। तो फ्रांस वाले सुन लिए, ठीक है भैया आप सही बोल रहे हैं, हम किलाबंदी नहीं करेंगे, पर ये इसको समझाओ, ये छटका बहुत छटक रहा है। तो नवाब ने बोला, ब्रिटिशर्स को भी बोला कि भैया तुम लोग किलाबंदी मत करो। तो पर ये ब्रिटिशर्स एकदम अड़च के, हम तो करेंगे, हमें कौन डर। तो ये लोग ने बंगाल में किलाबंदी कर ली, फोर्ट विलियम की किलाबंदी की। अब सिराजुद्दौला ने बहुत बार मना किया, किलाबंदी मत करो, पर थेथर जैसे ये लोग ने किलाबंदी की फोर्ट विलियम की। अब सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, तो बंगाल के नवाब ने बोला अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो बंगाल के नवाब ने पहले हमला किया कासिम बाज़ार पे। कौन से बाज़ार में, कासिम बाज़ार पे। अब जो कासिम बाज़ार था ना, कासिम बाज़ार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। तो कासिम बाज़ार में वो लोग बहुत व्यापार करते थे, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। अब सिराजुद्दौला ने वहाँ पे हमला करवा दिया, तो सारे अंग्रेज़ों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया माफ़ करा भैया, तहारा कभी नहीं, कभी कीला उला कभी हम लोग हड़पे उड़पेंगे नहीं, हमको बस माफ़ कर दो, जाने दो। तो वो लोग ने आत्मसमर्पण कर दिया। कलकत्ता का जो गवर्नर था रॉजर ड्रेक, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया, वो भी भाग हो गया भैया। कलकत्ता का जो गवर्नर था, जो अंग्रेज की तरफ से गवर्नर बनता था, उसका नाम था रॉजर ड्रेक। तो उसने क्या किया, उसने भी अपना छोड़ छाड़ के चला गया। पर उसमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति था। उसे ये था कि ना भैया सब लोग भाग गए, हम नहीं भागेंगे, हम तो भगवे नहीं करेंगे, हम तो लड़ाई करेंगे। वो सिपाही था, वो बोल रहे हम तो लड़ेंगे। पर जब नवाब से लड़े, हार गए, तो नवाब ने क्या किया, सारे लोगों को मतलब बंदी बना लिया। सारे जितने अंग्रेज थे, अंग्रेज के रहने वाले थे बंगाल में, सबको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अब बहुत लोग बोलते हैं कि भैया एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें कि अंग्रेज लोग आ ही नहीं पा रहे थे, जिसमें कि एकदम भीड़ भाड़ हो गई थी, बहुत सारे अंग्रेजों को भर दिया, तो उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। अब भगवान जाने क्या है,
वो सब अलग बात है, ठीक है। तो क्या किया नवाब ने, क्या किया, बहुत सारे अंग्रेज़ों को अपने यहाँ पे मतलब गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद ये जो थ्योरी हम लोग बोलते हैं ना, एक रूम में बंद कर दिया, वो सब हुआ। अब उसके बारे में उतना कुछ नहीं कि पक्का पर्सनली हुआ ही। आप लोग सोचो ना, छोटे से रूम में कैसे इतने सारे लोग को भर सकते हैं कोई भाई, ठीक है, वो सब छोड़ो, समझ में आ गया, ठीक है। तो मीर कासिम बाज़ार में इसने हमला किया। हमला करने के बाद इसने सबको मतलब अंग्रेजों मारा पीटा। मारने पीटने के बाद में इसने क्या किया, नवाब ने फोर्ट विलियम यानी कि ये जो हमारा है किला, नवाब ने किले के ऊपर भी अपनी जीत हासिल कर ली, ठीक है। तो ये किला फिर वापस किसके अंडर में आ गया, बंगाल वालों के पास में आ गया ये किला, ठीक है। कब ये किला अपने अंदर में किया था इसने, जून 1756 में ये किला वापस नवाब के हाथ में आ गया। ये किला वापस बंगाल के पास आ गया, ठीक है। मीर कासिम बाज़ार में हमला किया। हमला करने के बाद बहुत ये लोग ने आत्मसमर्पण वगैरह किया। तो बाद में नवाब ने क्या किया, किले के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया, दोबारा अपना कब्जा कर लिया। कब, जून 1756 में। उस टाइम पे एक व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। क्या था नाम उसका, क्लाइव बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का आदमी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का आदमी था। उसने क्या किया, बाद में उसने बिठाना, भैया हम ये किला हम फिर से वापस लेंगे। तो बाद में जनवरी में 1757 में इसने ये किला वापस फिर अपने कब्जे में कर लिया। किसने, क्लाइव ने नवाब से दोबारा ये किला कब्जा कर लिया। 6 महीने के अंदर में इसने किला दोबारा कब्जा कर लिया। पहले अंग्रेजों ने कब्जा किया था, किलाबंदी की थी, बाद में नवाब ने हमला किया जून में और ये पूरा किला अपने अंडर में ले लिया। अब बाद में जो क्लाइव आया है, इसने फिर से जनवरी में 1757 में ये पूरा किला अपने अंडर में ले लिया। अब देखो, अब इसी बात पे हो गया झगड़ा, इसी बात पे क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। जिसे आप लोग बोलते हैं पलासी का युद्ध, है ना। पलासी का युद्ध पहला युद्ध था जिसमें कि ये लोग का मुंह खुल गया, अंग्रेजों का थेथर जैसा मुंह खुल गया। तब से ये लोग एकदम मनबड़ बेहया हो गए लड़ाई वड़ाई करने के लिए भारतीयों से। अब हम लोग देखते हैं पलासी का युद्ध। अगर आपको लिखना है तो ये लिख लीजिए, हम लोग देखते हैं पलासी का युद्ध। देखो, पहले अंग्रेजों ने नवाब किले पे हमला किया, फिर नवाब ने किला अपने अंडर में किया। कब, जून 1956 में। फिर जाके फिर से अंग्रेजों ने हमला किया किले के ऊपर, जनवरी 1957 में इन्होंने ये किला दोबारा वापस ले लिया। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए बना ऐसे लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब नवाब ने हमारे घर में घुस के हमारे किले को ले लिया हमसे दोबारा, हम ऐसे कैसे सह सकते हैं। तो नवाब ने ऐलान कर दिया जंग का ऐलान किया। सिराजुद्दौला ने जंग का ऐलान किया। तो सिराजुद्दौला जब जंग करने जा रहे थे तो वो अपने साथ 50,000 सैनिकों को लेकर जाने वाले थे जंग के लिए, और अंग्रेजों के पास सिर्फ और सिर्फ सैनिक को लेकर जा रहे थे 3200 कुछ सेना, मतलब 3200 के लगभग सेना अंग्रेज लेकर जा रहे थे, और 50,000 तक सेना नवाब लेकर जा रहा था। बंगाल का नवाब 50,000 सेना लेकर जा रहा था अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए। इसी लड़ाई को बोलते हैं पलासी का युद्ध। क्या बोलते हैं, पलासी का युद्ध, इसी लड़ाई को बोलते हैं। अब अंग्रेजों को लगा भैया 50,000 जिसकी सेना आ रही है, अब 50,000 सेना आ रही है तो हमको तो कच्चा चबा जाएगी, 10-10 बार मारेगी तब भी लोग का पेट नहीं भरेगा, मार के एक 10-10 लोग एक सिपाही को मारेंगे तब भी लोग का पेट नहीं भरेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये लोग ने बोला किसको मोहरा पकड़े। तो ये लोग ने देखा भैया पता करो कि कौन सबसे कमज़ोर इंसान है इसके नवाब का। तो जो ये 50,000 का सेनापति थे ना, जैसे किसी सेना को देखने वाला, सेना का नेतृत्व कौन करता है, सेनापति। तो जो सेनापति था नवाब का, उसका नाम था मीर जाफ़र। क्या नाम था, मीर जाफ़र। तो अंग्रेज़ों को पता चला कि एक मीर जाफ़र नाम का टकला आदमी है, ये एकदम लाचार बेहया किस्म का, ये नवाब बनना चाहता है। तो ये लोग ने कहा फटाक से मीर जाफ़र को पकड़ो, फटाक से उस सेनापति को पकड़ो। तो जब मीर जाफ़र ये लोग के पास गया, कहा क्या हाल चाल है, नवाब बनना चाहते हैं। तो मीर जाफ़र ने कहा हाँ नवाब बनना चाहते हैं। तो कहा एक काम करो, जब कल नवाब लड़ाई करने आएगा तब तुम सेनापति रहोगे, तुम सारे सेना को मना कर देना, क्योंकि हम जीत सकते हैं लड़ाई तुम्हारी वजह से, अगर तुम्हें नवाब बनना है। पर कब हम तुम्हें नवाब बनाएंगे, अगर तुम हमें युद्ध जिता दोगे तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो मीर जाफ़र ने कहा ठीक है भैया, हमें नवाब बनना है। तो जब दूसरे दिन सिराजुद्दौला अपने 50,000 सैनिक को लेकर निकला युद्ध करने के लिए, तो मीर जाफ़र ने सारे सेना को रोक दिया, सारे जितनी सेना थी 50,000 सेना को रोक दिया। बोला नहीं, सिराजुद्दौला कह रहे आओ हमला, इधर सेनापति बोले ना, जब तक सेनापति नहीं बोलेगा तब तक नहीं करता है कुछ भी से आर्मी वगैरह। तो सारे सेनापति को रोक दिया, किसने, मीर जाफ़र ने। बोला ना, नहीं लड़ने नहीं जाना, कोई हिलेगा नहीं। अब सिराजुद्दौला टेंशन में, अब सिराजुद्दौला को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैदान में खड़े हैं सिराजुद्दौला, उतने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचो कोई विश्वासु व्यक्ति है और कोई आपको विश्वासघात
तोड़ दे मेन टाइम पे आके तो कैसा लगेगा। तब सिराजुद्दौला को लगा भैया बहुत बड़ी गलती हो गई है। सिराजुद्दौला मैदान में खड़े हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे क्या हो गया। बाद में उनके जो विश्वासु व्यक्ति थे सिराजुद्दौला के, वो फटाक से आए सिराजुद्दौला के पास, उन्हें उठा के लेकर चले गए। बोला भैया महाराज क्या खड़े हैं, लपाटा लपाटा देंगे, ये सब सही हो जाएंगे, चलो फटाक से। तो सिराजुद्दौला को सब लोग उठा के लेकर चले गए। अब मीर जाफ़र एकदम खुश। तो ऐसा बोलते हैं कि लड़ाई में अंग्रेज लोग लड़ाई जीत गए थे और जो सिराजुद्दौला था लड़ाई हार गया था। भैया लड़ाई होगी तब हारेंगे ना, अब लड़ाइयाँ नहीं हुई तो हारेंगे कहाँ से। 3200 सेना मारने के लिए अगर इसमें से 50,000 में से 10,000 लोग भी जाते ना, तो एक एक आदमी को 10 लोग मारते मिल के, तब भी ये लोग अच्छे से मरते। समझ में आया। तो 50,000 से 3200 तो कभी जीत ही नहीं सकते। तो बाद में ऐसा बोलते हैं कि ये लोग जंग हार गए। तो बाद में क्या हुआ, ये लोग जंग कभी हुई तो जंग हारेंगे क्या। तो अंग्रेज लोग क्या हो गए, जंग जीत गए। वही मानो भैया जंग जीत गए। तो जंग जीतने के बाद ये लोग ने बना दिया नवाब, किसको बना दिया नवाब, मीर जाफ़र को। किसको नवाब बनाया, मीर जाफ़र को। ठीक है, समझ में आया। लिखना पड़ा से आप लोग लिखो, मैं इसे मिटाती हूँ। सिराजुद्दौला नवाब था, ठीक है। सिराजुद्दौला बाद कौन बनने वाला है, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र नवाब बनने वाला है। अब देखिए मीर जाफ़र जब नवाब बना ना, तो अंग्रेजों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया, बोला हमारा ही चमचा है, हमारे वजह से नवाब बना है। तो मीर जाफ़र क्या बना, नवाब। अब मीर जाफ़र का अंग्रेजों ने खूब फ़ायदा उठाया। अंग्रेजों ने कहा भैया कि जो तुम्हारे सिराजुद्दौला ने हमारे किले फोर्ट विलियम पे जो हमला किया था ना, हमला जून 1956 में जो हमला किया था हमारे किले के ऊपर, उसकी बहुत ना मरम्मत करानी है। हमारा पूरा किला टूट गया है, हमें मरम्मत करानी है। तो मरम्मत के लिए मीर जाफ़र ने कहा हाँ मरम्मत करानी है। कहा हाँ तब का। तो कह रहे मरम्मत के लिए। तो मीर जाफ़र बोले कितना पैसा चाहिए। तो बोले लोग मरम्मत के लिए हमें कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए किले की मरम्मत के लिए। किले की मरम्मत के लिए, वही किला जो विलियम वाला, किले की मरम्मत के लिए हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो मीर जाफ़र ने दिलवा दिया, बोले दे दो भैया, दीवान भैया दे दो। तो इन्होंने कहा हमें और खर्च के लिए पैसे चाहिए। और खर्च के लिए भी उन्होंने पैसा लिया मीर जाफ़र से। प्लस अंग्रेजों ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे लूटा था। अंग्रेजों ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लूटा था मीर जाफ़र के टाइम पे। और जो इन्होंने एक्स्ट्रा खाया था वो अलग बात है भैया। ऑफिशियली रिपोर्ट 3 करोड़ बताती है ना, बाकी ज़मीनी हकीकत में जो 3 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खाए होंगे, पता नहीं कितने रुपए ये लोग ने खाए होंगे। सोचो कम से कम मीर जाफ़र के टाइम पे ये लोग ने 10 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खाया ही खाया था कंपलसरी। ठीक है। अब बाद में जब ये लोग मीर जाफ़र से और पैसा मांगते थे ना, तो मीर जाफ़र ना टमटमाने लग जाता था। अब भैया जब आप किसी की सहायता की वजह से, किसी के एहसान की वजह से कुछ बनते हो, तो आप ज़्यादा हूँ हाँ नहीं कर सकते हो ना। तो मीर जाफ़र से बार बार ये लोग पैसा मांग रहे हैं। मीर जाफ़र को वो जम नहीं रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि भैया ये लोग हमें चबा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे अगर मना किया तो। अब मीर जाफ़र को समझ में आ रहा है कि सिराजुद्दौला को हरवा के हमने बहुत बड़ी गलती की थी। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मीर जाफ़र जब पैसा अंग्रेज लोग मीर जाफ़र से मांगते थे ना, मीर जाफ़र मिनमिनाता था, मतलब अरे यार कहाँ पैसा देना पड़ रहा है। तो मीर जाफ़र को ये लोग ने कहा बहुत तनतनाव हो गया है, बहुत मिनमिना थे ना रुक। तो ये लोग ने अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफ़र को बोला तो भैया हट, तू इधर से हट जा, तू हट, अब तू नवाब बनने के लायक नहीं है, तू बार मन मना रहा है, मन करता रहता है, तू निकल। तो मीर जाफ़र को अब नवाब की पदवी से ये लोग ने हटा दिया। अब मीर जाफ़र को हटाने के बाद ये लोग ने नवाब बना दिया किसको, मीर कासिम को। किसको बनाया, मीर कासिम को। अब मीर जाफ़र हट गया नवाब से, नवाब की पदवी से मीर जाफ़र हट गया। अब कौन बन गया नया नवाब, मीर कासिम। ठीक है। अब मीर कासिम के बारे में देखो। अब अंग्रेजों को पता नहीं है कि मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बनाया है। अब ये मीर कासिम और समझदार निकल गया है। मीर जाफ़र तो तब तक ठीक था, अब ये मीर कासिम और ख़तरनाक है। अंग्रेजों को पता नहीं कितना खतरनाक है। मीर कासिम ने आते ही पहले क्या किया, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को, देखो पहले बंगाल की राजधानी थी ढाका। ठीक है, स्टार्टिंग में बंगाल की राजधानी थी ढाका। ढाका के बाद बंगाल की राजधानी बनी मुर्शिदाबाद। आप सभी को पता है मुर्शिदाबाद, ठीक है। मुर्शिदा के बाद मैंने आपको बताया ना मुर्शिदाबाद बनी थी राजधानी। मुर्शिदाबाद के बाद मीर कासिम ने कहा ये बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हटनी चाहिए, पहले हम इसे राजधानी को हटाएंगे। मीर कासिम ने बंगाल की नई राजधानी शिफ्ट कर दी, कहाँ पे, मुंगेर में राजधानी शिफ्ट करती। ठीक है। अब मुर्शिदाबाद के बाद कहाँ पे राजधानी आ गई, मुंगेर में शिफ्ट करने का इसका मेन इरादा ये था कि मीर कासिम जानता था कि मीर जाफ़र से ये लोग रोज पैसा मांगने आते थे, तभी मीर जाफ़र को हटाया है। रोज जाओ, ए भैया खोलो गेट, पैसा चाहिए। तो जब मन तब आ रहे हैं, पैसा उठा के लेकर जा रहे हैं। तो मीर कासिम ने कहा भैया इनका बहुत पैसा मांगना हो रहा है, एक काम करते हैं हम राजधानी बदल देते हैं। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ आ गई, मुंगेर। अब मुंगेर में रोज पैसा लेने थोड़ा पहुँचेंगे, तो मुंगेर राजधानी बन गई। अब मीर कासिम ने कहा अंग्रेज लोग, तुम लोग
बिना टैक्स के व्यापार कर रहे हो, बिना टैक्स के व्यापार कर रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो बादशाह था उसने 3,000 रुपये मांगे थे और बोला था कि टैक्स फ्री व्यापार करूँ। तो इन्होंने कहा तुम बिना टैक्स व्यापार नहीं कर सकते हो, तुम बिना टैक्स व्यापार नहीं करोगे, तुम्हें पैसा दो, अब तुम जितना भी व्यापार करोगे तुम उसका कर भरोगे, उसका टैक्स भरोगे। अंग्रेजों ने कहा है भैया रुक, हमारे डॉक्टर ने तुम्हारा बादशाह का इलाज किया था और तुम्हारे बादशाह ने कहा था कि हम बिना टैक्स के पैसा वो कर सकते हैं, ये व्यापार कर सकते हैं। तो मीर कासिम ने कहा था बादशाह ने कहा होगा, बादशाह गए, अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। मीर कासिम ने कहा टैक्स दो, व्यापार करोगे तो टैक्स दो। अब अंग्रेज कह रहे हम ना देंगे। मीर कासिम ने कहा ठीक है मत दो। तो मीर कासिम ने कहा तुम टैक्स नहीं दोगे, अगर अंग्रेज लोग टैक्स नहीं देंगे, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग व्यापार करेंगे टैक्स नहीं देंगे, तो मैं हमारे भारत के लोग हैं, जो लोग भी बंगाल में व्यापार करते हैं, मैं उनसे भी, जो इधर के रहने वाले हैं, मैं उनसे भी टैक्स नहीं लूँगा। जो बंगाल के रहने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं, भारत के रहने वाले लोग बंगाल में रह के व्यापार कर रहे हैं, मैं उनसे भी टैक्स नहीं लूँगा। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया था भैया कि अगर इधर के रहने वाले लोग व्यापार करने लगे तो जाहिर सी बात है जब टैक्स फ्री हो जाएगा तो ये लोग सस्ते में सामान बेचेंगे। आप कोई सामान महंगा क्यों बेचते हो? क्योंकि जब आपके ऊपर टैक्स लगता है तो टैक्स का पैसा बचाने के लिए भी तो आप लोग थोड़ा सामान महंगा करते हो ना। अब जब ये लोग के पास भी टैक्स नहीं लगेगा तो ये लोग सामान सस्ता बेचेंगे, और सामान सस्ता बेचेंगे प्लस हमारे इंडिया का सामान का क्वालिटी अच्छा होता है अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों को लगा भैया क्वालिटी अच्छी प्लस सस्ता, तो भैया सभी लोग सामान किसका खरीदेंगे? ये लोग का खरीदेंगे, ये इधर के बंगाल वालों का खरीदेंगे। तो अंग्रेजों को ये बात चुभने लगी कि ना भैया ऐसे नहीं हो सकता है। मीर कासिम ने कहा जब हम तुम लोग से नहीं कमाएंगे तो अपने वाले से थोड़ा ना कमाएंगे। तो बाद में मीर कासिम के ऊपर अटैक किया अंग्रेजों ने, तो मीर कासिम चले गए, मीर कासिम भाग गए। अब बाद में क्या हुआ ये मिटाती हूँ मैं। अब देखो मीर कासिम किसके नवाब थे? बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। अब शुजाउद्दौला, अब बता रही हूँ कौन है शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला किसका मालिक था? अवध का। अवध का जो एरिया है उसका मालिक कौन था? शुजाउद्दौला। अब शाह आलम कौन था? मुगल बादशाह था। अरे भैया पूरा देश का बादशाह शाह आलम, इतना भी समझदार नहीं थे। औरंगजेब के बाद कोई समझदार निकले नहीं, सब वो पगलेट निकलते गए। ठीक है, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम, ये लोगों ने बोला हम लोग को ये अंग्रेज लोग बहुत सता रहे हैं भैया, झगड़ा, ये लोग को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। तो बाद में ये लोग ने किसके खिलाफ युद्ध किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा चलो ठीक है युद्ध करो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हमला किया। अब संजोग से क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? जीत गई। अब ये युद्ध कहाँ हुआ था? बक्सर में। ये युद्ध कहाँ हुआ था? बक्सर में। कहाँ पे हुआ था ये युद्ध? बक्सर में। इसलिए इसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। समझ में आया? बैटल ऑफ बक्सर में कौन था? मीर कासिम था, शुजाउद्दौला था, शाह आलम। मीर कासिम कहाँ का ओनर था? बंगाल का। शुजाउद्दौला अवध का, और ये शाह आलम मुगल बादशाह। किसके साथ लड़ाई हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में लड़ाई हुई थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जीत गए। आप कह रहे हैं आप लेंगे सबसे बदला, तीनों लोग लड़ाई करने आए थे हमसे ना, अब तुम लोग हम बदला लेते हैं। तो बदला लेने के लिए लोग कहाँ पे जा रहे हैं? आप आपको लिखना है तो ये लिख लो, लिखना है तो फटाफट लिखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अंग्रेज कह रहे हैं बहुत लड़ाई करने का शौक था, तो अंग्रेज जा रहे मीर कासिम के पास गए। अब मीर कासिम भाग गए। मीर कासिम डर के मारे भाग गए, भैया हमारे पास अब शब्द नहीं बचा। तो मीर कासिम भाग गए, बाद में उन्हें मार और दिया। अब अंग्रेज आए शुजाउद्दौला के पास। शुजाउद्दौला से कह रहे हैं कहा भैया तुम्हारा दोस्त तो चला गया, तुम बड़े आए थे लड़ने। अवध का मालिक है ये, अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। अवध का मालिक कौन है? शुजाउद्दौला। अब अंग्रेज आए शुजाउद्दौला के पास, कह रहे का हो शुजाउद्दौला, ज़्यादा दिमाग चल रहा था, तुमसे क्या लड़ाई थी हमारी, तुमसे क्या पंगा था? अब शुजाउद्दौला बोला भैया हमें छोड़ दो, अब जीत गए आप लड़ाई में, क्या करें, हमें छोड़ दो। वो तो हमें वही फंसा के चला गया, तो खुद भाग गया, हमें वहीं पे छोड़ गया। तो शुजाउद्दौला ने बोला भैया हम आपसे संधि करते हैं। तो कहा हम आपसे इलाहाबाद की संधि करते, इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद की संधि, आज का प्रयागराज वही, इलाहाबाद की संधि करते हैं। ठीक है, इलाहाबाद की संधि करते हैं। तो कहा उसने इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने कहा जो चुनार का किला है ना, चुनार का किला, अगर होगा तो फोटो में लगा दूंगी, चुनार का किला, जो चुनार का किला है वो तुम हमें दो। इलाहाबाद की संधि में क्या कह लिया था अंग्रेजों ने? शुजाउद्दौला से कहा था चुनार का किला हमें दो, तुम चुनार का किला के साथ साथ तुम हमें 50 लाख रुपए दो। सोचो 50 लाख रुपए दो, और तुम्हारे एरिया में, अवध वाले एरिया में हम टैक्स फ्री बिजनेस करेंगे, तुम हमसे टैक्स नहीं लोगे, हमसे बिजनेस हम तुम्हारे एरिया में करेंगे बिना टैक्स के, और हमारे सैनिक तुम्हारे एरिया में रहेंगे, हमारे सैनिक तुम्हारे एरिया में रहेंगे, हमारी जो आर्मी है
वो तुम्हारे एरिया में रहेगी और उसका खर्चा कौन देखेगा, उसका खर्चा तुम देखोगे, उसका खर्चा तुम्हारे अंडर में आएगा, ठीक है। और कहा तुम्हारा एरिया का आधा हिस्सा, तुम्हारा एरिया का आधा हिस्सा, इलाहाबाद वगैरह वाला हिस्सा, अवध वाला हिस्सा, वो सब हमारे अंडर में रहेगा, वो सब हमारी हुकूमत पे चलेगा। समझ में आ रहा है। चुनाव का किला लिया 50 लाख रुपए, चुनार का किला लिया 50 लाख रुपए, टैक्स फ्री बिजनेस करेंगे, हमारे आर्मी का खर्चा तुम देखोगे और तुम्हारा जो एरिया है उसका पूरा कब्जा कौन करेगा, पूरा हिस्सा किसके अंडर में है, हमारे अंडर में रहेगा। सोचो, इलाहाबाद की संधि में सुजाउद्दौला को ये सब देना पड़ा था, किसको, अंग्रेजों को। अब कह रहे हैं अब आपके साथ तो हमारा हिसाब हो गया, सुजाउद्दौला हम जा रहे हैं। अब सुजाउद्दौला के पास बात कहाँ पहुँचे ये लोग सुजाउद्दौला के बाद पहुँचे शाह आलम के पास। कहाँ पहुँचे, शाह आलम। कहाँ हो शाह आलम, आपसे कहाँ झगड़ा था, हाँ? चले आए मीर कासिम से लड़ने, मीर कासिम के लिए लड़ने हमसे चले आए। कहाँ झगड़ा था आपसे, अच्छा खासा आपके पूर्वज हमारे नाम पे पूरा बिना व्यापार करने के लिए कह के गए थे, क्यों लड़ने आए आप। तब कहा अंग्रेजों ने, भैया आप कैसे आपको छोड़े। तो शाह ने आलम ने कहा भैया जो मांगना है मांग लो पर हमें छोड़ दो। तो अंग्रेजों ने शाह आलम से बोला जो आपका ये जो उड़ीसा और ये जो बिहार वाला एरिया है, ये पूरा एरिया हमें दे दो। ये पूरा एरिया का जितना भी पैसा आएगा वो सब हमारे पास आएगा। किसके पास आएगा, ये दोनों एरिया का जो पैसा है वो हमारे पास आएगा। वैसे तो बंगाल हमारे पास है ही, तो हमें 2 एरिया और चाहिए, उड़ीसा वाला बिहार वाला, इसका पूरा पैसा हमारे पास आएगा। और ये लोग के पास तो अवध का एरिया था ही। तो अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि में इतना सब कुछ मांगा अवध वालों से और शाह आलम से उड़ीसा बिहार मांग लिया। उसका पूरा पैसा, उसकी पूरी दीवानी हमारे पास आएगी। सोचो अंग्रेजों ने कितना लूटा था। ये सब किसके वजह से हुआ था, बक्सर का युद्ध हारने की वजह से ये सब देना पड़ा था। बक्सर का युद्ध हारने की वजह से, बक्सर का युद्ध हारने की वजह से जो हारा वो चल गया भाई, जिसकी वजह से वो तो अपना मर उड़ गया, पड़ा इनको भारी। अब सोचो, उड़ीसा बिहार पूरा, अवध पूरा, बंगाल के ऊपर किसका कब्जा है, अंग्रेजों का। और धीरे धीरे वो लोग ने कहा भैया जब हम इतने मुगल बादशाह से जब हम लड़ाई कर सकते हैं, जब हम पूरा उत्तर भारत कब्जा कर सकते हैं, तो हम दक्षिण भारत कब्जा क्यों नहीं कर सकते हैं। तब धीरे धीरे लोग कहाँ पे बढ़े, दक्षिण भारत को कब्जा करने के लिए बढ़े। सोचो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ कब से खुला ना, जब से प्लासी का युद्ध हुआ तब से लोग का हाथ खुल गया। जब आपको कोई थोड़ी सी चीज़ मिलती है ना, थोड़ी सी खुशी हमें मिलती है, हमें लगता है और खुशी मिले और खुशी मिले और खुशी मिले। वैसे अंग्रेज थे, ये लोग का पूरा मुंह खुल गया। अंगूठा पकड़ते पकड़ते पूरा गट्टा हाथ और पूरा घेगा होगा सब पकड़ लिया ये लोग ने। और पूरा तभी से क्या होने लगा, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने लगी। व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा खानदान इधर बुला लिया। धीरे धीरे सारे अंग्रेज को बुलाते गए, सारे अंग्रेज को बुला बुला के पूरा भारत को गुलाम बनाने लगे ये लोग। सोचो, तो पहली युद्ध यही थी अंग्रेजों की। पहली युद्ध का गृह प्रवेश कहाँ से हुआ था, पलासी से, फिर बक्सर, धीरे धीरे पूरा हो गया ये लोग का। समझ में आया। तो ये था बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। लिखना है तो लिख लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।